नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका विशेष में। रामायण सीरियल में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल ने आज मेरठ से नामांकन कर दिया। अरुण गोविल बीजेपी के टिकट पर मेरठ से चुनावी समर में उतरे हैं। गोविल के नामांकन में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद थे। बीजेपी यहां प्रचंड जीत का दावा कर रही है। वहीं अरुण गोविल के नामांकन भरने के बाद अब पूरा उत्तर प्रदेश राममय है। चुनावी राजनीति में राम के नाम का डंका बज रहा है। लोकसभा के सियासी पथ पर बीजेपी राम मंदिर के विजय रथ पर सवार है। प्रयास यही है कि अयोध्या से उठी धार्मिक तरंग से चुनावी जंग में लहर पैदा की जाए। पीएम मोदी की ओर से तय 400 पार वाले लक्ष्य की उपलब्धि हासिल की जाए और राम मंदिर के इसी राजनीतिक असर के आधार पर यूपी में बीजेपी ने अपना चुनावी एजेंडा तैयार किया है। रामायण धारावाहिक में प्रभु राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को मेरठ से चुनावी मैदान में उतार दिया है। रामायण में राम के किरदार के बाद से ही अरुण गोविल घर घर में जाना पहचाना चेहरे हैं और अब वो मेरठ में भगवा रथ के सारथी बने हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में अरुण गोविल ने अपना नामांकन किया। मेरठ सीट पर चुनावी जीत का भरोसा दिया। आज परवादरणीय केशव प्रसाद मौर्य की उपस्थिति में मैंने नामांकन पत्र दाखिल किया है। जिस तरह का उत्साह है यहाँ पर जनसंपर्क में जितना भी मैंने देखा, मुझे पूरा उम्मीद है कि जितना प्यार और जितना सम्मान मुझे आज तक मिलता रहा है, यहाँ इलेक्शन की बात सुनकर मेरठ में वो पहले से भी ज्यादा मिल रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद भी करना चाहूँगा और उसके लिए उसमें मैं सहयोग करके जो हमारे प्रधानमंत्री ने इस बार कहा है कि 400 का आंकड़ा पार होगा। बीते 3 चुनाव से मेरठ सीट बीजेपी के ही खाते में रही है। 2009, 2014 और 2019 में लगातार 3 बार राजेंद्र अग्रवाल मेरठ से सांसद रहे। हालांकि बीते चुनाव में वो 5000 से भी कम वोटों से विजयी हुए थे। हालांकि अब उनका दावा है कि इस बार मेरठ में बीजेपी की जीत का अंतर बड़ा होगा। अरुण गोविल की उम्मीदवारी का असर आसपास की सीटों पर भी अच्छा होगा। जिस प्रकार की रचना या योजना संगठन के द्वारा बनाई जाएगी उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। हमारा लक्ष्य यह है कि हम मेरठ जीतें और आसपास की सीटों के ऊपर भी उनका जो व्यक्तित्व है, उनकी जो लोकप्रियता है, उसका उपयोग करते हुए भाजपा को जीतेंगे। पार्टी मेरठ में बड़ी जीत का दावा कर रही है। केशव मौर्य कह रहे हैं कि मुकाबले में कोई नहीं है। देखिए, अहंकार नहीं है, लेकिन हमारे हिसाब से कोई मुकाबले में नहीं है। इससे पहले रामायण में सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका चिखलिया 1991 में वडोदरा से सांसद रह चुकी हैं। रामायण में हनुमान बने दारा सिंह राज्यसभा भेजे गए थे। रावण का पात्र निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी 1991 में गुजरात के साबरकांठा से सांसद बने। वहीं महाभारत में श्री कृष्ण बने नीतीश भारद्वाज सांसद चुने गए। द्रौपदी का पात्र निभाने वाली रूपा गांगुली राज्यसभा भेजी गयी। अब इसे भी संयोग ही कहा जाएगा कि जिस साल भगवान श्री राम के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसी साल अरुण गोविल का राजनीति में आगमन हुआ। आज तक ब्यूरो। अरुण गोविल जनवरी के महीने में अयोध्या में श्री राम लला के दर्शन करने भी पहुंचे थे। अब स्थिति यह है कि पूरा यूपी राममय है। दरअसल बीजेपी ने प्लान किया है कि यूपी में 80 की 80 सीटें जीती जाएं और इन सभी सीटों को रामलहर पर सवार होकर जीतना चाहती है। यही कारण है कि लोकसभा की चुनावी रण में राम के नाम पर जमकर राजनीति हो रही है। जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पहुंचे अरुण गोविल का जनता ने भव्य स्वागत किया। शायद जनता के इसी उत्साह और प्रेम को देखते हुए बीजेपी ने अरुण गोविल के चेहरे पर पश्चिम में राम मंदिर के असर वाला प्लान तैयार किया, क्योंकि बीजेपी की कोशिश है कि पूर्वांचल और अवध से लेकर पश्चिम उत्तर प्रदेश तक राम लहर के सियासी असर को साधा जाए। यूपी की 80 की 80 सीटों के टारगेट को हासिल किया जाए। यहाँ कार्यकर्ताओं और जनता में जबरदस्त उत्साह है और मुझे पूरा विश्वास है उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें और देश में 400 सीटें जीतने का लक्ष्य या भारतीय जनता पार्टी प्राप्त करेगी।
आरएलडी के साथ आने के बाद बीजेपी पहले ही इस इलाके में सियासी समीकरण को मजबूत कर चुकी है, लेकिन 80 सीट के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कोई कसर छोड़ नहीं रही है। विजय अभियान को आगे बढ़ाने के लिए धर्म कर्म वाली राजनीति का भी सहारा ले रही है। यही वजह है कि पहले तो अरुण गोविल को बीजेपी ने मेरठ से उम्मीदवार बनाया, फिर मेरठ से ही पीएम मोदी ने चुनावी अभियान का आगाज किया और मंच पर एनडीए नेताओं की मौजूदगी में विपक्षी दलों को आड़े हाथों लिया। देश को भ्रष्टाचारियों से बचाने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं और इसलिए बड़े बड़े भ्रष्टाचारी आज सलाखों के पीछे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक जमानत नहीं मिल रही है और इसलिए कई बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। मेरठ से अरुण गोविल की उम्मीदवारी में कई सियासी संदेश भी छिपे हुए हैं। 2024 का ये चुनाव सिर्फ एक सरकार बनाने का चुनाव नहीं है। कौन सांसद बने कौन न बने इसका चुनाव नहीं है। 2024 का चुनाव विकसित भारत बनाने के लिए है। 2024 का जनादेश भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाएगा। अरुण गोविल के सहारे पश्चिम यूपी में हिंदुत्व को नई धार भी दी जा रही है। समीकरण को साधा गया है और इसी के दम पर बीजेपी को बड़ी जीत का भरोसा है। आज तक ब्यूरो। चुनावी राजनीति में धर्म की ध्वजा हमेशा से फहराती रही है, मगर बीजेपी जिस तरह से राम के नाम पर जीत की उम्मीद के लिए बैठी है, ठीक उसी तरह असदुद्दीन ओवैसी का लक्ष्य मुस्लिम वोटर्स हैं। ओवैसी ने पल्लवी पटेल के साथ गठबंधन करके अखिलेश के पीडीए के जवाब में पीडीएम बना लिया है। तो जाहिर है ओवैसी अखिलेश को डेंट करने की पूरी तैयारी उत्तर प्रदेश में कर चुके हैं। जब कोई ब्रांड फेमस हो जाती है तो उसी की नकल करके कुछ लोग बाजार में आ जाते हैं। अखिलेश यादव का ये तंज, ये हमला पीडीएम वाले उस फॉर्मूले पर है जो कुछ दिन पहले तक सहयोगी रही पल्लवी पटेल और ओवैसी ने मिलकर तैयार किया है। इस नए गठजोड़ ने उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटों की लड़ाई को और पेचीदा कर दिया है। ब्रांड लोकप्रिय हो जाता है, कोई एक नकली ब्रांड बनाया होगा और असली लड़ाई पीडीए की बड़ी है और बड़ी लड़ाई में कमजोर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी हर रास्ता पर। यूपी में लोकसभा के चुनाव के बीच नजर मुस्लिम वोटों पर भी बनी हुई है। चुनावी जीत के लिए हर दल, हर पार्टी मुस्लिम वोटों को साधने में जुटी हुई है। इस बार ओवैसी के साथ पल्लवी पटेल है। सीटों पर प्रत्याशियों के ऐलान की तैयारी हो रही है और तो और अब पल्लवी पटेल खुलकर अखिलेश यादव की पीडीए वाली रणनीति पर सवाल उठा रही हैं। पिछड़ा, दलित और मुसलमान समाज जिनके प्रति सरकार का जो रवैया है और मुख्य विपक्ष में बैठे जो लोग हैं वो इन समाज के ऊपर हो रहे अन्याय के खिलाफ चुप बैठे हैं और उनके जायज सवालों के नाम पर पीछे हट रहे हैं। यूपी में ओवैसी पहले से ही मुस्लिम वोटों को साथ जोड़ने की जुगत में लगे हुए हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में वो यहां हाथ भी आजमा चुके हैं, लेकिन इस बार उनकी तैयारी नई है और निशाने पर है अखिलेश यादव। 2022 के असेंबली के इलेक्शन में 90% मुसलमानों ने वोट दिया और क्या नतीजा निकला? 90%। क्या हुआ? 90%। हाँ, 90 बोलिए, उर्दू में 90 बोलते, 90 चलिए 90। क्या नतीजा निकला उसमें? अभी हालिया दिनों में मैंने मिसाल दी, मुरादाबाद की मिसाल आपके सामने रखी, रामपुर की मिसाल आपके सामने रखी। ये कैसे हुआ? फिर इसका जिम्मेदार कौन?
ओवैसी और पल्लवी पटेल के इस दांव से यूपी के चुनावी गेम पर असर तय है, क्योंकि इस प्लान से समाजवादी पार्टी को मुस्लिम वोटों के बंटवारे का भय है। अखिलेश जी के खुद के इंटरव्यू में कभी वो कहते हैं पीडीए का मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, कभी वो कहते हैं पीडीए का मतलब पिछड़ा दलित आदिवासी, कभी पिछड़ा दलित अगड़ा। तो उनके पीडीए को वो खुद नहीं जानते हैं कि वो पीडीए क्यों बनाए हैं, वो खुद कंफ्यूज हैं और लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। जब रामलीला में पूरा देश इकट्ठा हुआ है नरेंद्र मोदी के अधिनायकवाद के सामने, तो पल्लवी पटेल साहिबा, असद ओवैसी साहब अखिलेश यादव जी के खिलाफ लखनऊ में इकट्ठा हुए, क्योंकि पहले ओवैसी ने एक मजबूत खिलाड़ी को अपने साथ लिया और फिर गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के घर जाकर मुस्लिम वोटों की पिच पर अखिलेश को झटका दिया। इस बदले हुए समीकरण का सबसे ज्यादा असर यूपी में पहले और दूसरे चरण की वोटिंग में दिख सकता है, क्योंकि सहारनपुर, कैराना, मुरादाबाद, रामपुर और मुजफ्फरनगर में मुस्लिम मतदाता सर्वाधिक हैं। वहीं दूसरे चरण की 8 सीटों में अमरोहा, मेरठ, अलीगढ़ सीट पर मुस्लिम आबादी काफी अहम है। यूपी में अखिलेश के पीडीए के सामने अब ओवैसी का पीडीएम तैयार है, जिसने समाजवादी पार्टी के साथ इंडिया गठबंधन की चुनौती को भी बढ़ा दिया है। आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने बड़ा लक्ष्य रखा है 80 की 80 सीटें जीतने का। अखिलेश यादव इस बार प्रयास कर रहे हैं कि हम यहां अधिक से अधिक सीटें जीतें, लेकिन ओवैसी ने लगता है उनका खेल बिगाड़ दिया है। विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।